वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक्सिंग के बारे में। जिंक्सिंग कई तरह का आता है और हर तरह का जिंक्सिंग अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि जिंक्सिंग कितनी तरह का होता है और फिर ये देखेंगे कि कौन से जिंक्सिंग का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जिंक्सिंग के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं जो आमतौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब बातें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंक्सिंग होता क्या है। पेनेक्स नाम की प्रजाति का एक पौधा होता है, उस पौधे की जड़ को, उस पौधे की रूट को जिंक्सिंग कहा जाता है। पेनेक्स जो प्रजाति है उसमें बहुत सी तरह के पौधे आते हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होती है। उन सब में जिनसेनोसाइड्स नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है। मतलब इन सब पौधों में जिनसेनोसाइड्स नाम का एक सब्सटेंस होता है और ये सब्सटेंस इनकी जड़ों में ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इनकी जड़ों को प्रयोग किया जाता है। जिंक्सिंग का जो भी असर है वो इसी जिनसेनोसाइड सब्सटेंस की वजह से होता है। पेनेक्स नाम का मीनिंग है ऑल हीलिंग या क्योर ऑल, मतलब कुछ ऐसा जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है। और जिंक्सिंग जो वर्ड है ये लिया गया है चाइनीज वर्ड जिन सिम से। जिन का मीनिंग है पर्सन और सिम का मीनिंग है प्लांट रूट। जिन वर्ड आप देख सकते हैं कि ये दिखने में इंसान के पैरों के जैसा लगता है, इसलिए जिंक्सिंग को हम ह्यूमन प्लांट रूट या ह्यूमन रूट भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि जिंक्सिंग एक पौधे की जड़ होती है जो पेनेक्स प्रजाति के पौधे हैं, और ये पेनेक्स प्रजाति के पौधों में क्या पाया जाता है, जिनसेनोसाइड्स। अब देखते हैं जिंक्सिंग कितनी टाइप्स का होता है। जिंक्सिंग जिस महाद्वीप में, जिस कंटिनेंट में पैदा होता है उसके हिसाब से दो तरह का होता है, एशियन जिंक्सिंग और अमेरिकन जिंक्सिंग। एशियन जिंक्सिंग की दो वेराइटीज़ हैं, चाइनीज जिंक्सिंग और कोरियन जिंक्सिंग। चाइनीज जिंक्सिंग चाइना में होता है और कोरियन जिंक्सिंग साउथ कोरिया में होता है। और जो अमेरिकन जिंक्सिंग है वो अमेरिका और कनाडा में होता है। चाइनीज जिंक्सिंग को पेनेक्स नोटो जिंक्सिंग कहा जाता है, कोरियन जिंक्सिंग को पेनेक्स जिंक्सिंग कहा जाता है और अमेरिकन जिंक्सिंग को पेनेक्स क्विनकीफोलियस कहा जाता है। एक और नाम आपने सुना होगा साइबेरियन जिंक्सिंग, जो साइबेरिया में होता है। वो इन सबसे पूरी तरह से अलग है। उसका सिर्फ नाम जिंक्सिंग है, वो एक्चुअल में जिंक्सिंग नहीं है। जिंक्सिंग को जिंक्सिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिनसेनोसाइड्स नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है, लेकिन साइबेरियन जिंक्सिंग में जिनसेनोसाइड नहीं होता, इसलिए इसको हम जिंक्सिंग नहीं मानते हैं। अब ये जो एशियन जिंक्सिंग है इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, डायबिटीज़ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही इसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये जो अमेरिकन जिंक्सिंग है इसको डायबिटीज़ के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोल्ड एंड फ्लू से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। साइबेरियन जिंक्सिंग को इम्यून सिस्टम के लिए, कोल्ड एंड फ्लू के लिए, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस के लिए, हर्पीज़ वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि साइबेरियन जिंक्सिंग कोई जिंक्सिंग नहीं है, इसलिए इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो कोरियन जिंक्सिंग है इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। कोरियन जिंक्सिंग को 3 तरह से प्रोसेस किया जाता है और उसके बेस पर ये 3 तरह की होती है, फ्रेश, वाइट और रेड जिंक्सिंग। फ्रेश जिंक्सिंग को ग्रीन जिंक्सिंग भी कहा जाता है। इसमें पौधे की जड़ को निकाला जाता है और उसको पानी से वॉश किया जाता है, इस पर कोई और प्रोसेसिंग नहीं की जाती। वाइट जिंक्सिंग में पहले जड़ को निकाला जाता है, फिर उसको पानी से वॉश करते हैं, उसके बाद उसको छीला जाता है और उसके बाद उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। और जो रेड जिंक्सिंग है उसमें पहले पौधे की जड़ को निकालते हैं, फिर उसको पानी से वॉश करते हैं, फिर उसको भाप से पकाते हैं, स्टीम करते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं। तो ये आप समझ गए, अगर जिंक्सिंग को प्रोसेस ना किया जाए तो फ्रेश जिंक्सिंग कहा जाता है, और अगर उसको धोकर छील कर सुखा लो तो वो वाइट जिंक्सिंग होती है, और अगर उसको धोकर बिना छीले भाप से पकाकर सुखा लो तो रेड जिंक्सिंग होती है। रेड जिंक्सिंग को सबसे पावरफुल जिंक्सिंग माना जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिर्फ इसी जिंक्सिंग को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं जिंक्सिंग के फायदे क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हार्ट हेल्थ। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि जिंक्सिंग हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे लिपिड प्रोफाइल की बात करें, लिपिड प्रोफाइल का मीनिंग है ब्लड में फैट्स का लेवल, जैसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है। अगर किसी पर्सन का लिपिड प्रोफाइल बैलेंस में नहीं है तो जिंक्सिंग उनका लिपिड प्रोफाइल बैलेंस करता है, उनको फायदा करता है। लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए पेनेक्स जिंक्सिंग का यूज़ किया जाता है, और जिनका लिपिड प्रोफाइल पहले से ठीक है उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और ऐसे पर्सन जिन्हें एंजीना की प्रॉब्लम है, ब्लड का फ्लो सही से ना हो पाने की वजह से चेस्ट में पेन होता है, प्रेशर फील होता है या चेस्ट में भारीपन रहता है, ऐसे पर्सन के लिए भी जिंक्सिंग अच्छा काम करता है। ऐसी कंडीशन के लिए
पेनेक्स नोटोजिंक्सिंग का यूज़ किया जाता है। और ऐसे पर्सन जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए भी जिंक्सिंग अच्छा है। ये उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कोरियन जिंक्सिंग का यूज़ किया जाता है, कोरियन रेड जिंक्सिंग का यूज़ किया जाता है। और अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर पहले से ठीक है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है डायबिटीज़। जिंक्सिंग डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में किडनीज की प्रॉब्लम आ जाती है। जिंक्सिंग डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने में हेल्प करता है, किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ऐसी कंडीशन के लिए पेनेक्स नोटोजिंक्सिंग का यूज़ किया जाता है। जिंक्सिंग डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ग्लूकोज कंट्रोल को इंप्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और साथ ही फास्टिंग ग्लूकोज को भी इंप्रूव करता है। थर्ड पॉइंट है सेक्सुअल हेल्थ। जिंक्सिंग सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल है। ऐसे पर्सन जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है उनके लिए जिंक्सिंग इफेक्टिव है। जिंक्सिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स को ठीक करने में, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जिंक्सिंग सीमन क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे टोटल स्पर्म काउंट है या स्पर्म मोटिलिटी है उसको इंप्रूव करता है। लेकिन जिंक्सिंग का टेस्टोस्टेरोन पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन पर काम नहीं करता। लेडीज में मेनोपॉज के बाद सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो जाता है, लेकिन जिंक्सिंग सेक्सुअल फंक्शन और सेक्सुअल अराउजल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जेंट्स में या लेडीज में सेक्सुअल वेलनेस को इंप्रूव करने के लिए कोरियन रेड जिंक्सिंग का यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है ब्रेन हेल्थ या माइंड हेल्थ। जिंक्सिंग हेल्दी पर्सन्स में कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है सोचने, समझने, सीखने, याद करने और ध्यान देने की एबिलिटी। कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जिंक्सिंग अल्जाइमर और डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, लेकिन अभी तक इसकी कोई रिलायबल स्टडी नहीं हुई है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिफ्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्टडीज के बेस पर हम कह सकते हैं कि जिंक्सिंग मेंटल और फिजिकल फैटिग को कम करता है, मतलब शारीरिक और मानसिक थकावट को कम करने में हेल्प करता है, लेकिन ये फिजिकल परफॉर्मेंस जैसे एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ को इंप्रूव नहीं करता। सिक्स्थ पॉइंट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मेडिकल साइंस में बहुत ही वाइड मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन की। जिंक्सिंग सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करने में हेल्प करता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होने का मीनिंग है कि बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, मीन्स जिंक्सिंग इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है लीवर हेल्थ। हेल्दी पर्सन्स में देखा गया कि जिंक्सिंग ना ही तो हिपैटोप्रोटेक्टिव है और ना ही हिपैटोटॉक्सिक है, मतलब हेल्दी पर्सन्स में ये लीवर को ना तो कोई नुकसान करता है और ना ही कोई फायदा करता है। लीवर पर इसका कोई भी असर नहीं है। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर आप डेली इसको 200 से 500 mg अगर आप इसको 200 से 500 mg पर डे यूज़ करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये आपका मूड अच्छा करेगा, आपको सोचने में हेल्प करेगा, फोकस करने में हेल्प करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बेटर फील होगा। जो भी डोज आपको लेनी है उसको आप 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे दिन में ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 300 mg लेना है तो आप 100 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 30 मिनट के बाद लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 500 mg लेना चाहते हैं तो 250 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको सेक्सुअल वेलनेस, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज़ और इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करना है तो आपको 1500 से 3000 mg पर डे लेना पड़ेगा। 1500 mg से नीचे ये काम नहीं करेगा। 500 mg दिन में 3 बार या 1000 mg दिन में 3 बार ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1500 mg या इससे ऊपर लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इंसोम्निया और हेडेक। सबसे ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो नींद नहीं आती और दूसरा सिर में दर्द होता है या भारीपन रहता है। पेट भी खराब हो सकता है, चक्कर आना, चेस्ट में पेन होना, हार्ट बीट तेज़ होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जिंक्सिंग आपको कभी भी 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। 3 महीने लेने के बाद कम से कम 1 महीने का गैप कर देना चाहिए। और जिंक्सिंग आपको रात को भी नहीं लेना चाहिए, इससे नींद लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक अच्छी नींद लेना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आपको और बता दूं कि जो भी जिंक्सिंग के फ़ायदे बताए जाते हैं या जो उसका असर बताया जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे सेक्सुअल वेलनेस की बात करें या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें तो आपको फ़ायदा तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हर्बल मेडिसिन है और इसका असर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही हल्का असर है। जिंक्सिंग का बिजनेस 35 कंट्रीज़ में होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो है साउथ कोरिया। पूरे वर्ल्ड में जितना भी जिंक्सिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका 50% से भी ज़्यादा
अकेला साउथ कोरिया प्रोड्यूस करता है। और इस पर जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिसर्चेस साउथ कोरिया ने की हैं। साउथ कोरिया के पास 1000 से भी ज़्यादा रिसर्चर्स हैं जो सिर्फ जिंगसिंग की रिसर्च में लगे रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं जैसे अल्जाइमर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, साउथ कोरिया चाहता है कि कैसे भी करके वो ये प्रूव कर सके कि जिंगसिंग इन बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन सच बात यह है कि जिंगसिंग इन बीमारियों में काम तो करता है, लेकिन इसका असर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही हल्का असर है। और जिंगसिंग को लेकर साउथ कोरिया ने जो भी स्टडीज़ की हैं वो थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। और साउथ कोरिया अब जिंगसिंग में से जिन सैनोसाइड्स को अलग निकाल कर उन पर अलग से टेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि उसका ये बिजनेस बना रहे। एक बात आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई जिंगसिंग सप्लीमेंट लेने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि उसमें कुछ ना कुछ अलग से ऐड किया गया है। ऐसा भी हो सकता है उसमें वाइग्रा ऐड किया गया हो सकता है आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन रुकिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आप FDA.gov की वेबसाइट ओपन कीजिए। FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है USA का। ये एक सरकारी एजेंसी है जो सप्लीमेंट्स को, मेडिसिन को, फूड आइटम्स को और भी जो भी बहुत सी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करती है और पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है। FDA की साइट ओपन कीजिए और मेन्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जाना है रिकॉल्स, मार्केट विड्रॉल्स एंड सेफ्टी अलर्ट्स। FDA हर रोज़ ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन करती है जो मिलावट करते हैं। जैसे ये डाइटरी सप्लीमेंट है सेक्सुअल हेल्थ के लिए। इसमें ये देखिए क्या ऐड किया गया है, टैडालाफिल। यहाँ लिखा है अनडिक्लेयर्ड टैडालाफिल। इसका मतलब है इस सप्लीमेंट में सियालिस ऐड किया गया है, लेकिन इस पर लिखा नहीं गया था। सियालिस भी एक तरह का वाइग्रा ही होता है। अगर टैडालाफिल लिखा है तो ये सियालिस है, अगर सिल्डेनाफिल लिखा है तो ये वाइग्रा है। दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर खुद चेक कर सकते हैं। आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे सप्लीमेंट्स की। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब सही बता रहा हूँ। अगर आप कम से कम 2 हफ्ते जिंगसिंग लेते हैं तो आपको एक मीडियम सा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको पहले ही दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाई दे तो आप समझ जाना कि दाल में कुछ तो काला है। कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि सप्लीमेंट्स में ऐसी मिलावट नहीं हो सकती, लेकिन आप सही टाइम आने दीजिए, एक एक कंपनी का पर्दाफाश करूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जिंगसिंग किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर लेडीज़ को जिंगसिंग यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है। अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो भी जिंगसिंग यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ सकता है। ऐसे पर्सन जो ब्लड थिनर यूज़ करते हैं या ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई इश्यू है उन्हें भी जिंगसिंग यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग को इंक्रीज कर सकता है। और किसी को डायबिटीज़, हार्ट या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो वो भी जिंगसिंग का यूज़ ना करे। जो पर्सन हार्ट की या डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं उनको जिंगसिंग बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे इंसुलिन, ब्लड थिनर्स या किडनी की जो कोई मेडिसिन लेते हैं। और ऐसे पर्सन जो डिप्रेशन से रिलेटेड कोई मेडिसिन लेते हैं उनको भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स को तो जिंगसिंग फ़ायदा करता है। आपकी बात सही है, लेकिन जो डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट्स हैं वो कई तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं और जिंगसिंग किसी भी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई भी सीरियस डिसीज़ है या किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है, मेडिकेशन चल रही है, तो ऐसे पर्सन को किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जिंगसिंग या कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन्स के लिए होते हैं, बीमार लोगों के लिए नहीं होते। अगर कोई बीमार व्यक्ति कोई सप्लीमेंट लेना चाहता है तो उससे पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कई बार हम सप्लीमेंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ दिन पहले एक पर्सन ने मुझे ईमेल किया जिनके पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। बात करने से पता चला कि वो एनिमल पैक और यूनिवर्सल ZMA एक साथ यूज़ कर रहे थे। एनिमल पैक में 30 mg जिंक होता है और ZMA सप्लीमेंट में भी 30 mg जिंक होता है। दोनों सप्लीमेंट एक साथ यूज़ करने से टोटल जिंक 60 mg हो गया था और जिंक की जो अपर लिमिट है वो 40 mg है। मतलब किसी को 40 mg से ज़्यादा जिंक नहीं लेना चाहिए एक दिन के अंदर। तो ऐसा कई बार हो जाता है, इसलिए कोई सप्लीमेंट हो या मेडिसिन हो बहुत ही ध्यान से आपको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जिंगसिंग भी काफ़ी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सबसे कॉमन चीज़ें हैं कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल और ड्यूरेटिक्स। ठीक है, कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल और ड्यूरेटिक्स, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ आपको जिंगसिंग यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जिंगसिंग एक अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप 200 से 400 mg डेली यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपकी हेल्थ को, आपके माइंड को, आपके मूड को बूस्ट करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जिंगसिंग यूज़ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से इसका जो फ़ायदा है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, मीडियम सा इफेक्ट होगा,
लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द होना और नींद ना आना। इसलिए अगर आपने ट्राई करना है तो आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल वेलनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनमें मिलावट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो अगर आप जिंक्सिंग यूज़ करो तो किसी अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करना और थोड़ा ध्यान से उसको यूज़ करना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।